everyone, welcome to grade 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 8 and the chapter name is confronting marginalization. This is your second session. तो बच्चों grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं और इसमें chapter number 8 discuss कर रहे हैं. Chapter का नाम है confronting marginalization और ये आपका second session है. So let's start with it. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं सच एज द दलित्स और अनटचेबल्स, द मुस्लिम्स, आदिवासीज और द ट्राइबल ग्रुप्स और ऐसे डिफरेंट जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो किस तरीके से अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज करते हुए वो गवर्नमेंट को इन्फोर्स करते हैं कि कौन से बेसिक लॉज आने चाहिए ताकि उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, राइट? और इसी टॉपिक पे हमने पढ़ा अबाउट इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स लेड डाउन है और उन्हीं में से एक है फंडामेंटल राइट्स जो हर एक इंडिविजुअल के लिए हम इंपॉर्टेंट है और हर एक इंडिविजुअल को इक्वली एक्सेसिबल है, राइट? तो ये फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा दैट देयर आर सम बेसिक राइट्स दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू ऑल इंडिविजुअल्स सच एज right to equality, right to freedom of religion, right to freedom, right against exploitation. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इन सारे राइट्स के बारे में बताया और फिर हमने बात किया अबाउट आर्टिकल 17 और आर्टिकल 17 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट लेट्स डाउन द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे सोसाइटी में कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो दैट इज अ पनिशेबल क्राइम और जो अनटचेबल्स है या जो दलित्स है बच्चों, दे हैव द फुल राइट टू एडुकेट देमसेल्व्स. वो खुद एजुकेशन ले सकते हैं. उसके अलावा दे कैन एंटर टेम्पल्स और वो पब्लिक प्लेसेस में भी जा सकते हैं जो हर एक के लिए इक्वली एक्सेसिबल है, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. अब इसी टॉपिक को यहाँ पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं. तो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट अनटचेबल्स. तो आपको याद होगा कि अनटचेबल्स को दलित भी कहा जाता था, है ना? तो ये टर्म जो दलित है इसका मतलब क्या होता है? सो द टर्म दलित which means broken is used deliberately and actively by groups to highlight the centuries of discrimination they have experienced within the caste system. और आप लोगों ने कास्ट सिस्टम के बारे में पहले भी पढ़ा है, राइट? तो हमारे कास्ट सिस्टम में एक लैडर की तरह है जिसमें सबसे ऊपर पे ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, शूद्रास और सबसे नीचे आते हैं अनटचेबल्स. और अनटचेबल्स के लिए एक टर्म यूज किया गया जिसका नाम है दलित और दलित का मतलब होता है द ब्रोकन वन. और इनको दलित क्यों बोला गया, इनको ब्रोकन वन क्यों बोला गया? बिकॉज जो सदियों से आता हुआ डिस्क्रिमिनेशन वो झेल रहे थे उसके लिए इन अनटचेबल्स के लिए एक टर्म यूज किया गया जिसका मतलब है दलित, द डाउनट्रोडन और द ब्रोकन वन. ओके, और ये जो एक्सपीरियंस किया है इन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में विद इन द कास्ट सिस्टम, इसके लिए वो आज भी लड़ रहे हैं. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द ग्रुप ऑफ दलित चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क. नाउ इनको फोर्सफुली काम करना पड़ता है क्योंकि इनके पास वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो मेजॉरिटी जो हमारे सोसाइटी में मेजॉरिटी ग्रुप के पास मौजूद है. ओके, अब हम बात कर रहे थे अबाउट इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स जिसमें हमने आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ा. उसके अलावा ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी के राइट्स के साथ. तो उसके बारे में यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं. सो देयर आर other sections in the constitution that help to strengthen the argument against untouchability. अब untouchability के against जो ये argument है इसको strengthen करने के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए हमारे constitution में ऐसे बहुत सारे दूसरे sections है. For example, Article 50 of the Constitution notes that
no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। तो ये आप देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल है जिसका नंबर है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि हमारी कंट्री के कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और कौन से बेसिस पे? सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के नाम पे किसी भी कम्युनिटी के किसी भी इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप से हो या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल से हो। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि वो कौन से रेस से बिलोंग करते हैं, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अनटचेबल्स की एग्जाम्पल लेते हैं। उसके अलावा जेंडर के बेसिस पे, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन द सोसाइटी। उसके अलावा और जो जेंडर्स है, उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, कि कोई कहाँ से बॉर्न हुआ है या किस जगह से बॉर्न हुआ है, उसके बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में नहीं हो सकता। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ people who are signing the constitution, okay? जो हमारे constituent assembly के members थे। Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental right or rights in situations where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government। अब इतने देर से हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर फोकस किया। और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्यों फोकस किया? बिकॉज दीज आर द बेसिक राइट्स जो हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करता है। ओके, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट से हो, चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट से हो, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करते हो या चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप से हो। ओके, और यही फंडामेंटल राइट्स के साथ जो दलित्स हैं, जो अनटचेबल्स हैं या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दे कैन इन्वोक ऑन दीज फंडामेंटल राइट्स। ये कब कर सकते हैं? जब उन्हें लगे कि उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है बाय एनी कम्युनिटी और बाय एनी इंडिविजुअल। और कभी कभी अगर उन्हें लगे कि गवर्नमेंट भी उनके साथ कुछ अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। They have drawn the attention of the government of India to the constitution, demanding that government abide by it and do justice to them। और ये किस तरीके से किया जाता है? तो वो गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं ताकि गवर्नमेंट को भी ये सारे पॉइंट्स के बारे में पता चले और इसी तरीके से वो अपने लिए जस्टिस और इक्वालिटी डिमांड करते हैं। Now here in these pictures you can see that the Dalit women how they are protesting against the government, या उनके साथ कभी भी कुछ बुरा व्यवहार हो तो किस तरीके से वो एक प्रोटेस्ट में आते हैं और वो अपने कम्युनिटी के लिए लड़ते हैं। For what? For their basic rights, okay, for their own justice। Now, likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of our constitution। अभी एक तरफ हमने दलित का एग्जाम्पल लिया, उसके अलावा जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, तो बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या ऑन डिफरेंट बेसिस। ओके, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो भी दलित्स की तरह फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन को देखते हैं। ओके, दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट to freedom of religion and cultural and educational rights। अब ये कौन से राइट पे फोकस करते हैं? तो ये फोकस करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर एक इंडिविजुअल के पास उनका एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि वो जो भी रिलीजन अडॉप्ट करना चाहे वो अपने चॉइस से अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। ओके, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हर एक इंडिविजुअल को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका अपना राइट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक सिटीजन और इंडिविजुअल के पास राइट टू एजुकेशन है। ओके, तो इन सारे बेसिस पे जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिनको लगता है कि उन्हें बैड ट्रीटमेंट मिलता है, वो उसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन को देखते हैं। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स
like the Muslims and Parsis have the right to be the guardians of the content of their culture. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। तो यहाँ पे आप देखो जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुस्लिम्स की बात करते हैं या पारसीज की बात करते हैं, जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी उनका कल्चर है, दे हैव द राइट टू बी द गार्डियंस ऑफ देयर ओन कल्चर, as well as the right to make decisions on how best this content is to be preserved. Okay? तो इनका पूरा राइट्स है कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से अपने कल्चर को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 है बच्चों, जिसमें right to culture, right to protect the language, the script, the tradition, the culture. Apart from that, right to establish and administer educational institution for their own religion. Okay? तो ये सारे important points हैं। Thus, by granting different forms of cultural rights, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups. और यही जो हमारा cultural rights है, educational rights है, इसके थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये ट्राई करता है कि वो कल्चरल जस्टिस हर एक ग्रुप को प्रोवाइड कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट द कल्चर ऑफ दीज ग्रुप्स इज नॉट डोमिनेटेड नॉर वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप। और ये क्यों किया जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बेसिक राइट्स क्यों दिए गए? ऑब्वियसली कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उनके जो कल्चर है, उनके जो ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व किया जा सके, राइट? कि कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, ओके? और उनके ऊपर डोमिनेट भी नहीं हो सके, ताकि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल एक्सेस मिले और हर एक इंडिविजुअल को जस्टिस मिले, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, कि हमारे कंट्री में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लॉज है for the minority group or the marginalized group. As you have read, the government makes laws to protect its citizen. तो बच्चों, आप लोगों ने पूरा ये प्रोसीजर भी पढ़ा है कि किस तरीके से हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट है, जो रूल करते हैं, तो वो लॉज कैसे बनाते हैं और ये लॉज क्यों बनते हैं, ताकि इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। Yet this is not the only way in which it takes action. लेकिन सिर्फ लॉज बनाकर ही ये एक्शन नहीं लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। There are specific laws and policies for the marginalized in our country. हमारे कंट्री में बहुत सारे स्पेसिफिक लॉज हैं। किसके लिए? तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए। और बहुत सारी पॉलिसीज और स्कीम्स बनाए जाते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। There are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or by undertaking a survey. तो सर्वे के थ्रू या कुछ कमिटीज बना के इसी के थ्रू क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट ऐसे कुछ स्कीम्स लाते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारे कंट्री में जो सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं उनको इक्वल राइट्स या इक्वल जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो कमिटी क्या करते हैं बच्चों? तो जो कमिटी के मेंबर्स होते हैं वो एक सर्वे करते हैं और देखते हैं किस एरिया में कौन से ग्रुप को इस तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है और उसी के बेसिस पे कुछ स्कीम्स बनाए जाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाए जाते हैं। और इसी तरीके का हमारे गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री भी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो माइनॉरिटी के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इस पे फोकस करते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने दूसरे आर्टिकल्स के ऊपर फोकस किया और हमने देखा द राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज बना के जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर
going to talk more about the laws that government have brought down for the minority groups. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.